हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मिलन थॉमसन रचना विधि के बारे में अपने पढ़ा था और उसके अपने स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर देखो, एग्जाम्पल करते हैं और उसमें आपको अच्छे से वापस से मेथड एक बार समझा दूंगा कि कैसे कैसे अपन उस पर अप्लाई करेंगे। तो पहले एग्जांपल लिखते हैं। सिद्ध कीजिएगी कि u बराबर a की पावर x x कोस y माइनस y साइन y लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है तथा इसके संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखो, प्रूव दैट द फंक्शन u बराबर a की पावर x कोस y माइनस y साइन y सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन and find the corresponding analytic function एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो देखो ये क्वेश्चन अपना, सिद्ध कीजिए कि u बराबर a की पावर x कोस y माइनस y साइन y लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है तथा इसके संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड ज्ञात कीजिए। प्रूव दैट द फंक्शन u बराबर e की पावर x ब्रैकेट x कोस y माइनस y साइन y ब्रैकेट ऑफ सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन एंड फाइंड द कोरेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। तो अब देखो अपने को क्या क्या निकालना है। सबसे पहला बोला है कि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करवाना है। तो लाप्लास समीकरण क्या होती है? डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0। तो फर्स्ट काम तो अपने को ये करना है। फिर इसके संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड निकालना है। अब आपको ये नहीं बोला कि प्रंसवादी संयुग्मी निकालो, क्योंकि यदि आपको प्रंसवादी संयुग्मी पूछता पहले तो फिर आपको एफ जेड पूछता, तब दूसरे तरीके से करते हैं। अब डायरेक्ट आपको पूछा आपको एफ जेड, तो डायरेक्ट यदि एफ जेड आपको पूछे तो मिलन थॉमसन रचना विधि का प्रयोग करते हैं। मिलन थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो फिर दूसरा अपने को क्या निकालना है? एफ जेड ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों काम अपने होने चाहिए। अब देखो अपने को दे रखा है यू दे रखा है, तो आपको पता है कि मिलन थॉमसन रचना विधि में स्ट्रक्चर क्या है कि यू एक्स कोमा वाई मान लो दिया है। तो पहले फाइंड क्या करना है आपको? डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई। एक को नाम देना है आपको फाई एक्स कोमा वाई, एक को नाम देना है साइन एक्स कोमा वाई। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है? एक्स की जगह जेड रखना है और वाई की जगह क्या रखना है? 0। और उसमें आपको रखना है साइन एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0। तब एफ जेड का क्या फॉर्मूला होता है? फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साइन जेड कोमा 0 और फिर आपको जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इतना सा काम करना है। ठीक है, तो अब देखो अपन करते हैं। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेंगे, फिर उसमें क्या करें, उसको अपन फाई एक्स कोमा वाई मान लेंगे, फिर फाई जेड कोमा 0 निकाल लेंगे
और साथ में अपन क्या करेंगे, लाप्लास समीकरण को भी संतुष्ट करा देंगे। देखो कैसे करेंगे। एग्जाम में, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन आपके। u बराबर ए की पावर एक्स एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई। तो सबसे पहले आप निकालो क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको समीकरण एक दे सकते हो नाम, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो। तो एक्स के सापेक्ष ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो। इसका एक्स कोस वाई का क्या होगा, कोस वाई, और इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, और ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स। तो यहां से हो जाएगा ए की पावर एक्स इक्वल टू, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स ब्रैकेट में कोस वाई प्लस एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, यही है ना। तो इसको क्या नाम दे देंगे बताओ, फाई एक्स कोमा वाई। इसको क्या नाम दे देंगे, फाई एक्स कोमा वाई। साथ में देखो अपन, साथ में अपन वो वाला स्ट्रक्चर मेथड भी साथ में कर लेते हैं। फाई एक्स कोमा वाई नाम दे दिया। अब यहाँ रख दो फाई एक्स की जगह जेड रख दो और वाई की जगह 0 रख दो, रखो। तो एक्स की जगह तो जेड रख दिया और वाई की जगह क्या रखना है 0 प्लस जेड कोस 0 माइनस वाई की जगह क्या रखना है 0 0 साइन 0। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास मान बताओ, कोस 0 का मान क्या होता है 1 और कोस 0 का मान 1 होता है। तो ये आ जाएगा जेड 1 प्लस जेड और 0 इंटू साइन 0 0। तो अपने पास देखो फाई जेड कोमा 0 कितना आ गया, e की पावर जेड 1 प्लस जेड, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, दोबारा इसका अवकलन करना है, क्योंकि अपने को क्या निकालना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। तो निकालो कितना हो जाएगा, e की पावर x को छोड़कर इसका क्या हो जाएगा कोस y का 0 प्लस x कोस y का क्या हो जाएगा कोस y, और इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस कोस y माइनस कोस y प्लस x कोस y माइनस y साइन y और e की पावर x। दोनों में e की पावर x क्या आ जाएगा कॉमन, कोस y प्लस कोस y प्लस x कोस y माइनस y साइन y। तो यहां से आ जाएगा आपके पास e की पावर x 2 कोस y प्लस x कोस y माइनस y साइन y। तो ये आ जाएगा अपने पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, इस समीकरण एक का क्या करना है y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, क्योंकि लाप्लास समीकरण भी संतुष्ट करानी है ना। तो एक बार देखो चेक कर लेता हूं मैं, सही है क्या आपका डेल टू अपॉन डेल एक्स टू। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू निकालना है ना अपने को। तो ए की पावर एक्स हो गया एक्स कोस वाई प्लस 2 कोस एक्स वाई, सही है ना। अब देखो समीकरण एक का क्या करो, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अरे देखो भाई इसलिए चेक कर लेते हैं क्योंकि मान लो अपन पूरा प्रोसेस कर ले और फिर गलत निकल जाए अपना, तो अपने फिर पूरा वापस करना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या करते हैं साथ साथ में चेक कर लेते हैं। आंशिक अवकलन करने पर करो, तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो।
वाई के सापेक्ष। तो e की पावर x तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, x cos y का क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन वाई, और y cos y का क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। तो ये अपना हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा अपने पास डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आ जाएगा ए की पावर एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब देखो अपन इसको क्या नाम देंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स को फाई एक्स कोमा वाई दे दिया और इसको क्या दे देंगे साइन एक्स कोमा वाई। तो अब क्या नाम साइन एक्स की जगह जेड रख दो और वाई की जगह जीरो रख दो, ए की पावर जेड। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस जेड साइन जीरो, वाई की जगह क्या रखना है जीरो, माइनस वाई की जगह क्या रखना है जीरो इंटू कोस जीरो माइनस साइन जीरो। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा ए की पावर जेड माइनस जेड साइन जीरो, जीरो हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब क्या करो डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू निकाल लो, वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे वापस। तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस एक्स कोस वाई, और ये हो जाएगा आपके पास y इंटू माइनस साइन वाई प्लस कोस वाई इंटू वन, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का कोस वाई। तो यहां से अपने पास आ जाएगा e की पावर x माइनस एक्स कोस वाई प्लस वाई साइन वाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस का कोस वाई और माइनस का कोस वाई। तो देखो कंपैरिजन करो, यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हैं नीचे, क्या ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख लो, चाहे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा तो यहाँ लिख लेते हैं अपन, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर x। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, इसके अकॉर्डिंग ही अपन इसको क्या कर लेते हैं सेट कर लेते हैं, जैसे अपन क्या लगे फिर कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो इसके अकॉर्डिंग नहीं, इन निचले वाले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो देखो टू कोस वाई दे रखा है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू कोस वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स कोस वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स कोस वाई, और यहाँ पे वाई साइन वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस वाई साइन वाई और यहाँ पे माइनस साइन वाई। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों पदों को देखो, ए की पावर एक्स यदि दोनों में कॉमन लेंगे तो अपन जैसे मान लो डेल टू अपॉन डेल एक्स दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ए की पावर एक्स दोनों में कॉमन, माइनस का टू कोस वाई और प्लस का टू कोस वाई कैंसिल आउट, माइनस एक्स कोस वाई यहाँ पे प्लस एक्स कोस वाई कैंसिल आउट, प्लस का वाई साइन वाई यहाँ पे माइनस का वाई साइन वाई, जीरो आ जाएगा ना। तो अब देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा ए की पावर एक्स माइनस टू कोस वाई माइनस एक्स कोस वाई प्लस वाई साइन वाई माइनस प्लस टू कोस वाई प्लस एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, यहाँ पे आ गया अपने पास जीरो। इसका अर्थ हुआ कि u क्या कर रहा है लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो u लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है, u लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। ठीक है, तो आपको अपनस्वादी फलन तो सिद्ध करना नहीं है, आपको यही बताना है कि u लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। अब अपने देखो एक तो फाई जेड कोमा जीरो निकाला था, फाई जेड कोमा जीरो निकाला था और एक साइन जेड कोमा जीरो निकाला था। तो फाई जेड कोमा जीरो और साइन जेड कोमा जीरो, ये तो जीरो आ गया था और ये आ गया था ए की पावर जेड प्लस वन। तो अब अपने को क्या करना है, देखो u लाप्लास समीकरण संतुष्ट हो ही गया,
और ये दोनों मान हो गए, तब मिलन थॉमसन रचना विधि से एफ जेड का मान निकालते हैं। तब मिलन थॉमसन रचना विधि से ये निकालना था ना अपने को, एक तो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करवाना था और दूसरा अपने को क्या करना था, एफ जेड निकालना है। तो एफ जेड अपन निकाल रहे हैं। तो यहां से हो जाएगा अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, एफ जेड बराबर फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साइन जेड कोमा 0 और डी जेड प्लस सी। तो रख दो e की पावर जेड प्लस 1 और माइनस का 0 इंटू डी जेड प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर जेड प्लस 1 इंटू डी जेड। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, सी आपसे बाद में लगा तो चाहे पहले लगा दो, एक ही बात है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइलेट से। आइलेट क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्स्ट लास्ट है ना, तो ये तो हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करो इसका, और सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ये कहता है ना आइलेट, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का डिफरेंस, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो सोल्व करो इसको। यहां से हो जाएगा आपके पास z प्लस 1 e की पावर z, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, z का क्या होगा, z के सापेक्ष 1 और इसका 0 हो जाएगा 1 इंटू इसका क्या हो जाएगा e की पावर z प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा z प्लस 1 e की पावर z माइनस e की पावर z प्लस सी। तो यहाँ से e की पावर z कॉमन, z प्लस 1 माइनस 1 प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा e की पावर z प्लस सी। ये आपका ये आंसर आ रहा है ना, यहाँ पे z बच गया ना, z इंटू z बच गया, z इंटू ई की पावर z प्लस सी। ये आपका एवरेज निकालेंगे, समझ में आया होगा ना। तो ऐसे अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने को लाप्लास समीकरण संतुष्ट करानी थी और दूसरे बात में अपने को दूसरी बात अपने को क्या करना था कि अपने को एवरेज निकालना था। u दिया हुआ था, एवरेज कैसे निकालते हैं ये अपने मेथड में देख लिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे अपना और मेथड अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, देखो आगे। यदि आपको डायरेक्ट आपको ये बोले कि एफजेड निकालना है, तब तो आपको मिलन थॉमसन रचना विधि करना है, और वैसे निकालना हो, एफजेड निकालना हो, पहले प्रंसवादी संयुग्म में पूछे तो पहले प्रंसवादी संयुग्म में और फिर एफजेड कैसे निकालेंगे उसका भी एग्जांपल अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखो आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन प्रंसवादी फलन है। हार्मोनिक फंक्शन सिद्ध करना है, प्रत्येक के लिए संयुग्मी प्रंसवादी निर्धारित कीजिए। निर्धारित कीजिए तथा संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड बी जेड के पदों में ज्ञात कीजिए।
पहला आपको दे रखा है ux, y इक्वल टू ए की पावर x कोस y, और दूसरा दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1, 3y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चन करना है। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले बोला कि आपको देखो सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन प्रश्नवादी फलन है, हार्मोनिक फंक्शन सिद्ध करना है। तो बताओ पहले, देखो आपको जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी ना आपको अच्छे से कि भाई आपको क्या प्रूफ करना है, तब तक आप नहीं कर सकते एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व। तो बताओ हार्मोनिक फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। हार्मोनिक फंक्शन सिद्ध करने के लिए अपने पास दो बातें होनी चाहिए। एक तो यू लाप्लास समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, यू के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। ये दो बात अपन बता देंगे तो अपन ये सिद्ध कर देंगे कि यू क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ तक तो अपन ये दो बातें सिद्ध करेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या करें, प्रत्येक के लिए संयुग्मी प्रश्नवादी निर्धारित करो, मतलब इन दोनों के लिए आपको vx, y ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों के लिए vx, y ज्ञात करेंगे। फिर संगत विश्लेषिक फलन fz, bz के पदों में, मतलब v निकालने के बाद में आपको fz निकालना है। और fz का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस आयोटा y, यही तो होता है। u ये हो जाएगा और v क्या हो जाएगा, अपन जो निकालेंगे संयुग्मी प्रश्नवादी वो हो जाएगा। दोनों को ऐड करके, और दोनों को ऐड करने के बाद में आपको बोला है कि fz भी z के पदों में ज्ञात होना चाहिए, x y के फॉर्म में नहीं, z के पदों में। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको यही करना है कि पहले प्रश्नवादी फलन सिद्ध करना है, फिर आपको ये सिद्ध करना है, फिर आपको ये दिखाना है कि संयुग्मी प्रश्नवादी निकालना है, और फिर fz का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बार पूछे हुए एग्जाम में। ठीक है, तो देखो ux, y अपने को क्या दिया हुआ है, ए की पावर x कोस y। तो सबसे पहले क्या बताओगे आप, प्रश्नवादी फलन हार्मोनिक फंक्शन, तो क्या करो पहले डेल u अपॉन डेल x निकालो। तो x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन क्या होगा बताओ, ए की पावर x कोस y हो जाएगा। फिर डेल टू u अपॉन डेल x2, तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। y के सापेक्ष क्या हो जाएगा इसका, e की पावर x कोस y का क्या होता है, साइन y। और वापस अवकलन करोगे तो अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। अब डेल टू यू अपॉन डेल x2, डेल टू यू अपॉन डेल y2 इक्वल टू ए की पावर x कोस y माइनस ए की पावर x कोस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो u क्या हो गया, लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। अब आपको ये बताना है कि जो u के द्वितीय कोटि के जो आंशिक अवकलन है, एक तो क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि क्या होते हैं, सर्वत्र सतत होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। तो इसका मतलब u क्या हो गया, प्रश्नवादी फलन हो गया। तो लिखते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन अपने बहुत किए ना, तो अब मैं ज्यादा टाइम में लेके ज्यादा समझा के ना सीधा ही लिख देता हूँ ना, क्योंकि u के द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है, गुण है। चरघातांकी फलन तथा त्रिकोणमिति फलन का गुण है जो कि सर्वत्र सतत है। अतः u प्रश्नवादी फलन, u क्या हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे अपन, इसके बाद में अपने को v निकालना है। तो देखो v निकालने के लिए अपन ने क्या देखा था, मेथड देखा था ना,
ये तो हो गया। अब सेकंड पार्ट अपने को क्या करना है, v निकालना है। माना प्रंसवादी फलन u का संयुग्मी vx, y है, ठीक है। तो अब देखो अपने को किसको लेकर चलना होता है, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स को। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना है अपने पास, ए की पावर एक्स कोस वाई, इसको लेकर चलना होता है। तो देखो इनका मान लिख लेते हैं एक बार, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स कोस वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस ए की पावर एक्स साइन वाई, ठीक है। अब देखो कौशी रीमान समीकरण से क्या लिख सकते हैं इसको, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए की पावर एक्स कोस वाई, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स को अचर मानकर वाई के सापेक्ष समाकलन करने पर देखो वही प्रोसेस है। आप इस पे यदि इस प्रोसेस पे आप 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको प्रोसेस खुद को याद हो जाएगी कि कैसे अपन इन क्वेश्चनों को करते हैं। एक्स को अचर मानकर वाई के सापेक्ष समाकलन करने पर, वाई के सापेक्ष समाकलन करने पर समाकलन करने पर करो, देखो यहां से अपने को मिलेगा v इक्वल टू, तो इसको अपने को क्या करना है, y के सापेक्ष समाकलन करना है। तो y के सापेक्ष समाकलन बताओ क्या होगा, ए की पावर एक्स तो कांस्टेंट cos y का क्या हो जाएगा sin y प्लस में क्या हो जाएगा g, ये फंक्शन मानना होता है gx, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो इसका, डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा अपने पास x के सापेक्ष आंशिक अवकलन ए की पावर x साइन वाई और इसका क्या हो जाएगा जी डैश x, इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1, सॉरी इसको देंगे समीकरण संख्या 1, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल एक्स निकल गया। अब अपने पास देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स से अपन कौशी रीमान समीकरण से क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई। तो कौशी रीमान समीकरण से कौशी रीमान समीकरण डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो करो देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप, माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स साइन वाई। अपने को क्या करना होता है, जी एक्स का मान निकालना होता है। ये आंसर तो हो गया अपने पास, लेकिन अपने को जी एक्स की वैल्यू मिल जाए तो अपना पूरा आंसर हो जाएगा। तो डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या अपने पास, वहां से देखो प्लस माइनस है ऑलरेडी और उसमें भी माइनस है, तो ए की पावर एक्स क्या हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स साइन वाई प्लस जी डैश एक्स। तो यहां से हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जी डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां से जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास c, तब समीकरण 1 से, तो एक समीकरण क्या थी अपने पास, यही थी ना v एक्स कॉमा वाई ए की पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, ये आपका हो गया हार्मोनिक कॉन्जुगेट प्रंसवादी संयुग्मी, यही होगा ना ए की पावर एक्स साइन वाई। पर अपने आंसर यहीं पे खत्म नहीं होता, अपना आंसर क्या दे रखा है, एफ जेड का मान और निकालना है, और एफ जेड का मान आपको पूछा है जेड के पदों में।
तो देखो आगे कैसे करेंगे। ये तो अपन ने यहाँ तक के प्रोसेस के तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे ना। अब इसके आगे क्या करना है वो देखो। एफ जेड का मान जेड के पदों में निकालना है। पुनः संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड, पुनः संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड हो तो देखो एफ जेड बराबर क्या होता है, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, ये होता है ना एफ जेड, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। तो देखो यू एक्स कोमा वाई का मान कितना था अपने पास, ए की पावर एक्स कोस वाई, और आयोटा ए की पावर एक्स ये अपने पास क्या था, ए की पावर एक्स साइन वाई प्लस में सी। तो यहां से हो जाएगा अपने पास ए की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा ए की पावर एक्स साइन वाई प्लस आयोटा सी। तो यहां से देखो क्या लिखेंगे, यहां से दोनों में कॉमन क्या है, ए की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई प्लस आयोटा सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई को क्या लिख सकते हैं आप बताओ। ये एक्सपेंशन बताया था ना स्टार्टिंग में कि ए की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो वाई आपके, तो ए की पावर आयोटा वाई बराबर क्या हो जाएगा, कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए की पावर आयोटा वाई प्लस आयोटा सी। तो यहाँ से हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा सी। आयोटा सी को आप सी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या होगा कि अपन जानते हैं कि जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। क्यों, क्योंकि अपने को बोला है कि एफ जेड का मान आपको जेड के पदों में ज्ञात करना है, एक्स कोमा वाई के पदों में नहीं, जेड के पदों में। तो बताओ ए की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई को क्या लिखेंगे, ए की पावर जेड प्लस सी लिख सकते हो यहां से एफ जेड। और फिर आप नोटेशन दे सकते हो जहां सी बराबर आयोटा सी है, ठीक है। कैपिटल सी दे दो चाहे स्मॉल सी दे दो, एक ही बात है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने को इसके आगे की प्रोसेस का ये था। तो देखो वापस बता देता हूं कि संगत विश्लेषक फलन यदि एफ जेड है तो एफ जेड बराबर क्या होता है, यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, और यू एक्स कोमा वाई का अपने पास मान था ए की पावर एक्स कोस वाई, और इसका मान अपन ने लिख दिया। फिर अपन ने इसको गुणा कर दिया आयोटा से, तो ये मिला अपने। फिर दोनों में कॉमन क्या आ गया, ए की पावर एक्स आ गया कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई प्लस आयोटा सी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसी प्रकार ए की पावर आयोटा वाई का मान क्या होगा, कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो ये हो गया ए की पावर एक्स गुणा ए की पावर वाई आयोटा वाई प्लस आयोटा सी, और फिर इसको हो गए, ठीक है। यदि आपको पहले प्रंसवादी संयुग्म में पूछकर फिर एफ जेड का मान पूछे तब ऐसे करना है, और यदि आपको डायरेक्ट एफ जेड पूछे तब आपको जो पीछे क्वेश्चन करवाया था उस तरीके से करना है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट और कर लेते हैं। बी पार्ट क्या था इसका, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर था कि 3x स्क्वायर वाई था, 3x वाई स्क्वायर था ना, 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1। एक बार देखो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1, यही है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो इसमें आपको पूछा क्या है, पहले आपको क्या करना है, प्रंसवादी फलन, तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए कि इसके द्वितीय कोटि के आंशिक फलन क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। फिर उसके बाद में आपको v निकालना है, और फिर आपको एफ जेड निकालना है। तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू निकालो, और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, और डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू निकालो। देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x,
ठीक है, अक्स के सापेक्ष कर रहे हैं 3x² माइनस 3y² प्लस 6x, यहाँ से कितना हो जाएगा 6x और प्लस में 6, यहाँ पे y के सापेक्ष करो, इसका 0 इसका माइनस 6xy और यहाँ पे 6y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6। तो अब लाप्लास समीकरण लिखो, del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 इक्वल टू 6x प्लस 6 माइनस, जोड़ना है ना अपने को, तो जोड़ना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से हो जाएगा u लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। u लाप्लास समीकरण संतुष्ट करता है। अब देखो जो द्वितीय कोटि के जो अवकलज आपके आंशिक अवकलज वो क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है, और बहुपद फलन क्या होते हैं सर्वत्र सतत होते हैं। चूंकि u के द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। अतः ux, y प्रंसवादी फलन हार्मोनिक, ठीक है। इतना अपने सारे एग्जाम्पल में क्या रखे हैं। अब आपको vx, y निकालना है, तो देखो सेकंड पार्ट, आपको इसको ध्यान रखना है। माना ये इतना सही है ना अपना, ठीक है। माना प्रंसवादी फलन, दूसरा पार्ट कर रहे हैं, माना प्रंसवादी फलन u का संयुग्मी v है, vx, y। तो देखो del u अपॉन del x तो अपने को रखना ही है, और इसका मान वो रखना पड़ेगा अपने को, del u अपॉन del y क्या है माइनस 6xy माइनस 6y। देखो कॉची-रीमान समीकरण क्या होती है, कॉची-रीमान समीकरण देखो इसमें आप समझाने की जरूरत तो इतनी है नहीं, क्योंकि आपने मेथड पढ़ रखा है इसको, फिर भी देख लो del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y, और del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस में del v अपॉन del x, ठीक है। तो del u अपॉन del x के स्थान पे क्या लिखोगे आप, del v अपॉन del y, 3x² माइनस 3y² प्लस 6x, ठीक है। अक्ष को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन करने पर, अक्ष को अचर मानकर y के सापेक्ष समाकलन करने पर करो v इक्वल टू, अक्ष को अचर मानकर y के सापेक्ष, देखो 3x² है, ये तो कांस्टेंट है, और 1 का क्या हो जाएगा समाकलन y, तो यहां से हो जाएगा 3x² y माइनस 3y² का क्या होता है y के सापेक्ष y³ अपॉन में 3 प्लस इसका क्या हो जाएगा 6x y प्लस में gx, ये तो समाकलन तो आता ही है ना आपको। बताओ देखो 3x² का क्या होगा y के सापेक्ष 3x² y dy, तो क्या हो जाएगा 3x² y हो जाएगा, ऐसे करोगे ना, ये तो छोटी क्लास के, और 3y² का क्या हो जाएगा y के सापेक्ष y³ अपॉन में 3, तो यहां से अपना क्या हो जाएगा v बराबर 3x² y माइनस y³ प्लस 6xy प्लस gx, ये अपना आंसर होगा। इसके लिए अपने को gx और निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो या ए बोल दो चाहे कोई भी इक्वेशन बोल दो। अब अपने को gx निकालना है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करो।
अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर करो डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 3x² y है तो क्या हो जाएगा 3y कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6xy हो जाएगा ना 6xy। यहाँ पे y क्यूब क्या हो जाएगा एक्स के सापेक्ष 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा एक्स के सापेक्ष प्लस 6y और प्लस में क्या हो जाएगा g डैश। अब देखो कौशी रीमान समीकरण से डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हो माइनस का डेल वी अपॉन डेल y। यहां से हो जाएगा ये आपके पास 6xy प्लस 6y प्लस g डैश। ठीक है यही तो है। अब इसके बाद में माइनस का डेल वी अपॉन डेल y वहां पे करोगे तो 6xy और प्लस का 6y, यहाँ पे भी 6xy प्लस 6y ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों पद इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ से जी एक्स बराबर c और तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा जी एक्स के स्थान पर c, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो v बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 6xy प्लस c, ये आंसर होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं इस आंसर को, क्या 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 6xy प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अब आगे आपको पूछा है एफ जेड और निकालना है, तो एफ जेड क्या होगा u प्लस आयोटा v के फॉर्म में और फिर अपने को क्या करना है जेड के पदों में इसका मान निकालना है। तो देखो अभी सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है, थर्ड पार्ट देखो इसका एफ जेड निकालना अपने को। अब एफ जेड देखो एफ जेड क्या होता है यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। तो बताओ देखो यू एक्स कोमा वाई क्या था अपने पास, देख लेता हूं मैं यू एक्स कोमा वाई क्या था, ये था ना एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 और आयोटा वी क्या था वी एक्स कोमा वाई ये था ना 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस 6xy प्लस c, ये था। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझना। देखो आपको जेड के पदों में निकालना है, मतलब सारी जगह जेड जेड होना चाहिए। तो देखो कैसे सेट करेंगे इसको, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा या 3x स्क्वायर आयोटा y माइनस आयोटा y का क्यूब प्लस आयोटा 6xy प्लस आयोटा c। अब देखो ये तो क्या है, ये दो पद तो क्या आपके कांस्टेंट है, ये तो दो पद तो अपन अलग रख देंगे। इनके अलावा देखो अब कैसे सेट करेंगे अपन, अपने को पता है कि x प्लस आयोटा वाई जेड बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा वाई क्या फॉर्म होता है, और यहाँ पे क्या x क्यूब है, इसका मतलब क्यूब के रूप में पद बन सकता है। यदि मान लो मैं x प्लस आयोटा का क्यूब करूं यहाँ पे, तो x प्लस आयोटा का क्यूब क्या होता है बताओ, x क्यूब होता है प्लस आयोटा वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई। देखो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब लिख दिया, b क्यूब लिख दिया, फिर 3a स्क्वायर और b लिख दिया, फिर अगला वाला पद क्या है 3x आयोटा वाई का स्क्वायर, यही तो लिखना है। यही तो भाई जैसे z बराबर x प्लस आयोटा वाई होता है अपने को पता है, ठीक है। अपना देखो एक पद दिखा x क्यूब है, इसका मतलब एक क्यूब बन सकता है, अपन देख सकते हैं ना कि क्यूब बन सकता है नहीं बन सकता वो तो बाद की बात है, लेकिन एक पद से तो अपने को एक आइडिया लगा है कि x क्यूब बन सकता है। तो यहाँ से देखो x प्लस आयोटा वाई का क्यूब किया मान लो अपने, तो ये वाला पद बनना चाहिए।
अब यहाँ पे ये सेट करना है कि ये वाले पद बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो देखो बताओ, एक्स क्यूब लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं ना। अब यहाँ पे ये देखो आयोटा वाई का क्यूब है ना, तो इसको खोलो, ओपन करो इसको, आयोटा का क्यूब और वाई का क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस का आयोटा और वाई क्यूब। अब ये पद देखो, वाई का क्यूब कोई पद मिल रहा है क्या, माइनस आयोटा वाई क्यूब मिल रहा है क्या, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, तो ये मिल गया पहले, एक वो मिल गया। इसका मतलब माइनस आयोटा वाई क्यूब मिल गया, इसका मतलब क्या लिख सकते हो इसको आप, ये लिख सकते हो ना, एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई का क्यूब। लिख दिया, आगे समझ में, वापस से देख लो। देखो एक्स क्यूब से अपने को आइडिया हो गया कि भाई ये क्या क्यूब बन सकता है, क्योंकि अपने को देखो जेड के पदों में लिख रहे हैं, तो जेड के पदों में लिखते हैं, इसका मतलब ये हो गया जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो या तो एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब मिलेगा या स्क्वायर मिलेगा, या एक्स प्लस आयोटा वाई डायरेक्ट मिलेगा। भाई पीछे वाले से यही तो मिला था, एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्म मिला था। तो अब देखो एक्स क्यूब से आइडिया मिल गया कि भाई हो सकता है कि क्यूब मिल जाए, तो अपन ये देख रहे हैं कि क्यूब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब लिख दिया। फिर आयोटा वाई का क्यूब हो रहा है, आयोटा वाई का क्यूब से क्या होता है, माइनस आयोटा वाई क्यूब हो रहा है। अब माइनस आयोटा वाई क्यूब हो रहा है, तो ये वाला पद भी मिल गया। इसका मतलब इस पद को क्या लिख सकते हैं उसके स्थान पर, आयोटा वाई का क्यूब। दो पद हो गए अपने कंप्लीट। अब ये वाला पद देखो, 3x² आयोटा वाई के फॉर्म में ये वाला पद मिल रहा है ना डायरेक्ट, तो ये वाला पद भी मिल गया अपने पास, 3x² आयोटा वाई मिल गया। फिर आगे ये पद देखो, इस पद को एक बार ओपन करो, क्या होता है 3x आयोटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर। इसका मीनिंग हुआ कि 3x², 3x y²। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस। तो ये पद देखो है क्या कहीं पे, ये वाला पद। तो इस पद को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पद को मैं ये लिख सकता हूं 3x इंटू आयोटा वाई का स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ, इतना समझ में आएगा। वापस से देखो, अपन ने देखा कि एक्स क्यूब से अपने को ये आइडिया लगा कि भाई ये हो सकता है कि एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब बन जाए। तो इसके लिए अपन प्रयास कर रहे हैं। देखो एक्स प्लस बनेगा तो एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, क्योंकि जेड होता है क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब किया, तो एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई का क्यूब, ये अपन का ये मिल गया आयोटा वाई क्यूब। जब इसको खोला तो माइनस आयोटा वाई क्यूब मिला। फिर 3x² आयोटा वाई, इससे अपने को मिल गया। फिर 3x इंटू आयोटा वाई, इसको जब ओपन किया तो अपने को मिला -3xy²। तो ये रहा, मिल गया। इसका मतलब ये पद बन गया अपना, यहां तक ये बन गया अपना क्यूब था। फिर आगे देखो ये पद बचे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सब में से 3 कॉमन ले सकता हूँ। 3 कॉमन ले लिया, यहां मेरे को मिला एक्स स्क्वायर। अब हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का फॉर्म मिल जाए, तो फिर भी देखो आगे ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में क्या मिल गया, आयोटा 2x वाई। ये वाले पद बने, है ना। ये समझ में आ गया ना क्यूब का। एक बार वीडियो को वापस पीछे करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा आपके अच्छे से। और ये मिल गया 1 प्लस आयोटा सी। अब देखो ये मिल गया अपने पास x प्लस आयोटा वाई का क्यूब। और उस वाले पद में देखो स्क्वायर मिल रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर। इस वाले पद को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ क्या बताओ, आयोटा वाई का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर -1 और वाई स्क्वायर -y²। और उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना x और इंटू आयोटा वाई। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं ना। तो ये तो बन गया अपने पास x प्लस आयोटा वाई का क्यूब, और ये मिल गया अपने पास 3x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस आयोटा सी। तो ये बन गया अपने पास z³ प्लस 3z² और ये प्लस सी। ये अपना जहां c बराबर 1 प्लस आयोटा सी। अब देखो मिलने थॉमसन विधि से क्या गया, इतना नहीं करना पड़ता आपको। मिलने थॉमसन से आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाता, उससे भी इसी क्वेश्चन को करेंगे आगे। तो आपको देखो इस प्रकार से करना था ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जांपल लेते हैं। और अब देखो आगे जो एग्जांपल है वो, उसमें आपका पहला एग्जांपल तो यही है आपका उस विधि से, तो देखना आप उससे भी डायरेक्ट निकल जाएगा।
समझ में आया क्या? अब देखो, अब जो अगला एग्जाम्पल करेंगे ना अपना, उसमें 3 पोर्शन है, ए बी सी 3 पोर्शन है, ए बी और सी, ये 3 पोर्शन है। और तीनों पोर्शन में सबसे पहला वाला पोर्शन तो यही है आपका। आपको इसमें क्या करना है, मिलने थॉमसन रचना विधि से आपको बताना है, ये आंसर रहेंगे। तो उसको अपन क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। और अगले लेक्चर में अपन ये बताएंगे कि देखो डायरेक्ट यहाँ से भी निकल सकता है। देखो ये इस वाले मेथड से तो थोड़ा टफ पड़ता है, और डायरेक्ट एफजेड निकालना है ना मिलने थॉमसन रचना विधि से, इतना इजी पड़ेगा तो आप कहोगे कितना इजी भी होता है क्या। तो मिलने थॉमसन डायरेक्ट एफजेड निकालता है, ठीक है। और इस वाली विधि में आपको थोड़ा सा भाई एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, जैसे कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो एबीसी है ना, ये अपन क्या करेंगे अगले वाले लेक्चर में करेंगे। और अब अपनी जो यूनिट 1 है वो यूनिट 1 ज्यादा नहीं है, इसमें 5-7 क्वेश्चन और है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में जो अगला लेक्चर होगा उसके 3 क्वेश्चन वो होंगे, और उसके बाद में जो 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं और 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो बड़े क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, वो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं आपको लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे आप एक वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। यदि आपको देखो ये लेक्चर अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि भाई सर आगे और लेक्चर आए, भाई ये यूनिट 1 होने के बाद में आगे और लेक्चर आए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।